वेलकम बैक नाज़रीन है पाकिस्तान पे। अब हम बात करेंगे पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट की, जो इस वक्त काफ़ी मैं समझता हूँ कन्फ्लिक्ट में काफ़ी उनके दोनों फौज आमने सामने हैं और इंडिया की तकरीबन 20 उनमें कर्नल भी है, वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि उनकी लड़ाई में मारे गए। इसके आगे नरेंद्र मोदी को जो सामना करना पड़ रहा है वहाँ की अपोजिशन का कि आपके होते हुए चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया और हमारे इतने फौजी जो है मारे गए हैं, तो आप कहाँ छुपे बैठे हो कि मैं मुनासिब वक्त पर इसका बदला लूँगा। उसके साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है वो LOC पर हम शरारत नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, लेकिन वो तो हो ये रहा है कि इंडिया जो है LOC पर मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी कल ही 4 लोग यानी वो शहरी हैं वो शहीद हुए, उनमें एक औरत भी शामिल है। तो इस पर हम बात करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब। ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेकिन मैं तो उन्हें वसी ब्रॉड में समझता हूँ कि एनालिस्ट हैं और हर मैन ऑफ ऑल काइंड कह सकते हैं। तो कर्नल असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा चलो, अभी रब्ता नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, कोर कमांडर मीटिंग इस सिलसिले में रावलपिंडी में हुई है, जहाँ ये अंदरूनी और बैरूनी जो है इस वक्त की सिचुएशन पर बड़ा गौर किया गया है, क्योंकि हमारी जो सरहदें हैं वो मगरबी सरहद तो किसी हद तक मैं समझता हूँ जो अफगानिस्तान के साथ थी वो काफ़ी हद तक हम उसमें सेफ हो गए और जिसका इजहार भी उस मीटिंग में किया गया है। फिर ईरान के साथ जो 600 किलोमीटर हमारी एक सरहद मिलती है यानी कोयटा की तरफ से, उस पर भी फेंस लग चुकी है, अक्सर ज़्यादा जगह पर फेंस लग चुकी है। आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ हमारा 2640 किलोमीटर का इतना लंबा रेडियस है, इतनी बड़ी जो यानी आप कैसे ड्यूरेंट लाइन है, जिस पर इसी यानी एक्शन पाक आर्मी का बहुत बड़ा कारनामा है। कारनामा इस सेंस में है कि इतनी बड़ी ऊपर इतनी बड़ी फेंस लगानी बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, स्मगलिंग वगैरह में मुलव्वस हैं और रोज़ाना वहाँ शहादतें होती हैं, लेकिन एट दी एंड तकरीबन 350 चौकी तक बन चुकी थी पिछले दिनों में। और ईरान की जो बॉर्डर है उसके साथ भी हमारा जो लोग यानी मैं समझता हूँ कि उसमें स्टेट को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहराते, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के मुल्कों में शरारत करते रहते हैं और हिंदुस्तान ख़ास तौर पर उस इन बार्डरों से ज़्यादा फ़ायदा उठाता था। अब आप देखते थे कि वहाँ से कलभूषण जो है कितनी देर वो कितनी दफ़ा होगा हमारे बलूचिस्तान में आते रहे और फिर वहाँ BLA के साथ मिलके वहाँ यानी कई किस्म की उन्होंने कार्रवाई की, जिससे कई लोग शहीद हुए। कोयटा का वाक़या अभी हम नहीं बोले, वहाँ जहाँ तकरीबन 100 से ज़्यादा वकला मैं समझता हूँ कि शहीद हो गया ये रास्ता। तो ये इस सूरत हाल में कोर कमांडर मीटिंग में अहम 3 फैसले किए गए। कर्नल साहब, मेरा ख्याल हम उनके साथ लाइन मिल गई है और रब्ता हो गया। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। तो मेरा ख्याल है आपसे रब्ता कर रहे थे तो हो गया। ये आप देख रहे हैं कर्नल साहब कि इस वक्त पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट और चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट और उधर नेपाल के साथ इंडिया की यानी वो भी आप देख रहे हैं कि किस किस्म की कशीदगी बढ़ रही है। तो कोर कमांडर जो मीटिंग हुई है इसमें जो इस पर गौर किया गया है उस सिलसिले में ज़रा बताइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्यों इतनी ज़रूरी फौरी तौर पर मीटिंग करनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो ओवरऑल इस रीजन की आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले महीने 5 मई को एक यहाँ से उसका शुरुआत हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते यू कैन मेक आउट के पिछले 2 दिन पहले जो रात को जो कुछ हुआ है इंडियन प्रोफेशनल आर्मी के साथ, वो भी सारी दुनिया के सामने है। तो सर्टली उसी के साथ LOC के ऊपर जो स्पेशली जो डेली बेसिस के ऊपर वो शेलिंग और आम शहरी जो है नॉर्मल शहरी उनके ऊपर जिस तरह की मतलब वो गोलाबारी सारा कुछ होता है। तो मेरा ख्याल है ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज नॉट ओनली टू रिव्यू दिस की सिचुएशन कैसे चल रही है, बट ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, फिर उसके साथ आपका जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है, इन सारी चीजों के साथ जिस तरीके से आप अपने मुसल्लह फौज को हुकूमत के साथ आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें बेसिकली एक बात कि जो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिस्कशन के अंदर आई हैं। और जहाँ तक तो आपके अपने मुसल्लह फौज का ताल्लुक है, आर्मी एयरफोर्स नेवी की आप बात करते हैं,
वो तो यू एवर फाइंड देम टू बी रेडी टू टेक ऑन इंडिया। अगर खुदा ना खास्ता इंडिया किसी तरीके का कोई आप समझते हैं कि कोई एक्शन करने की कोशिश करता है या कोई वेंचर करता है या किसी तरह का कुछ सिलसिला देखते हैं, आप यकीन मानिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है इवन LOC के ऊपर, जिस बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स जाता है और जिस तरह उनकी वो मेरा ख्याल है चौकियों को आप उड़ते हुए देखते हैं, ये दिस इज एक्चुअली ऑन डेली बेसिस नो वाई, बिकॉज इससे हटके तो आप कोई लैक्सी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते किसी सूरत में ना। इकबाल शायद नहीं कर्नल साहब, आपका मतलब ये है कि जो हिंदुत्व का उसका एक नजरिया और फलसफा था, उसमें अपोजिशन भी उनके बहुत ज्यादा उनके खिलाफ बयान दे रही है, बल्कि उनके राज्यसभा और लोकसभा में भी ये बातें उठ रही हैं। तो इंडिया का की ये जो पॉलिसी है, जिसका यानी मैं समझता हूँ कि नुमाइंदा इस वक्त मुंतखब वज़ीर आज़म तो चलो कह ही सकते हैं कि वो इंडिया का नरेंद्र मोदी, वो इंडिया को लेके बैठ जाएगा। चार तकरीबन मुल्क जो हैं, चाइना है, हम हैं, तो नेपाल के किसी मुल्क के साथ उसके तल्लुकात सही नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल इकबाल शायद साहब मुत्तफिक हूँ कि जो इस वक्त आप इंडिया की सिचुएशन इस रीजन के अंदर देख रहे हैं, उसके सारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को देख रहे हैं। अगर आप याद करें, आज से 3-4-5 साल पहले ऐसा लगता था कि इंडिया अदर देन पाकिस्तान ये पूरे रीजन को लीड करता हुआ नजर आ रहा है, पूरे रीजन की सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है, और दे वर लुकिंग टुवर्ड्स अमेरिका कि अमेरिका थोड़ा सा इनके पीछे आ जाए और उसके बाद देखें ये क्या से क्या कर देंगे। और आज ये देख लें, इन्होंने सार्क के साथ जो कुछ किया, वही सार्क के सारे ममालिक हैं। आप नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, कोई एक हमसाया मुल्क ऐसा है कि जिसके साथ आप कहें कि नहीं इंडिया के ताल्लुकात को अच्छे रहे हों? नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज शैतान हुकूमतें यहाँ पर आती रही हैं इंडिया के अंदर, और वो हर मुल्क को डिस्टर्ब करती रही हैं। राइट फ्रॉम श्रीलंका की आप बात करें, नेपाल के अंदर मुदाखलत करना, बांग्लादेश को डिस्टर्ब करना, नेपाल को तो आप उससे वो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपनी स्टेट गर्दानते हैं। और नेपाल के अंदर जो जिस तरह की नुमाइंदा हुकूमत आई है, मुझे ये बताइए कर्नल साहब, आप तो इस पर बड़ा स्टडी की है कि आप देखें कि एक तो हमारा जो बादशाह डैम है और जो गिलगित बिल्तिस्तान है, इसी दौरान उन्होंने अपने मौसम के हाल बताने शुरू कर दिए। इंडिया ने इतना वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और फिर ये है कि यही हिस्सा चाइना को लगता है, वो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, वही वन बेल्ट वन रोड है, वही ग्वादर को जाती है। तो ये चीजें जब इकट्ठी, वो उसने कहा कि भाई इस तरह आदमी एक ज्यादा वो बन जाता है कि मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ, मेरी पुष्ट में फलां है। अमेरिका में वो अलग बुरहान आया हुआ है, ये फिर फंस गया इंडिया, या वो कोई उसकी पॉलिसी जो है फेल हो गई है, क्या हुआ है? देखिए, पहले तो मैं आपसे यूं कहूंगा कि अगर इंडिया की लीडरशिप को आप देखें और इवन अमेरिका को भी आप कर लें, किसी भी मुल्क के अंदर जब एक सब स्टैंडर्ड लीडरशिप आती है, जिसको आपको स्टेट्समैनशिप की कोई क्वालिटीज ना हो, कोई दूर अंदेशी वाली बात ना हो, कोई अपने आवाम के साथ उस तरह की उनकी मोहब्बत ना हो, तो जो कुछ आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं और जो कुछ अमेरिका के अंदर देख रहे हैं, यही सब कुछ सामने नजर आता है। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, अगर आपने इंडिया को स्पेशली विद रेफरेंस तो कहा जी उनकी पॉलिसी सारा जो कुछ भी है, उनकी पॉलिसी थी कौन सी? उनकी पॉलिसी थी कि जितने पड़ोसी ममालिक हैं सबको आप डिस्टर्ब किए रखो, सबके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करो, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करो और उनको अपना बाज गुजार बनाने की कोशिश करो। वो ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, अदर देन पाकिस्तान की बात। काम तो उन्होंने बहुत बड़ा इंडिया ने डाला था, जिसकी वाह भी हुई थी। उनका जो मीडिया है, आपने देखा कि हमारे मीडिया की तरह तो नहीं है ना, वो तो उनका मीडिया तो जिस तरीके से फिर वो आपने देखा कि सच को भी झूठ और झूठ को सच बना के पेश करता है और नेशनलिज्म पर यकीन रखता है, अपनी फौज को वो दिखाता है जी वो बड़े बहादुर हैं। और ये कोई उन्होंने तो ये भी नहीं माना था कि अभी नंदर को हमने चाय पिलाई है, वो कहते डर के छोड़ दिया था। तो मसला ये है कि अब इंडिया इसमें रिएक्शनरी कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या रुक जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपकी हुकूमत और आपकी मुसल्लह अफवाज बिल्कुल उनको ऑन ग्राउंड रियलिटीज का, ऑन ग्राउंड सिचुएशन का ना सिर्फ ये पता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दे आर रियली एबल एंड दे आर कॉम्पिटेंट एनफ टू टेक ऑन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, चाहे किसी तरह की भी होती है, फ्रॉम इंडियन साइड अगर वो कुछ करते हैं। तो आपकी मुसल्लह अफवाज वो हैं कि जिनके पीछे आपकी पूरी कौम खड़ी है, इकबाल शाह साहब। और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देखें, 13 लाख फौज है और उसके पीछे इंडियन अवाम आपको खड़े हुए नजर नहीं आते। आप इंडियन मीडिया की बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, इंडियन मीडिया को तो आप जो फंडिंग देती है बीजेपी, और जिस तरीके से वो आप उन्होंने नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने की कोशिश की पिछले 6 सालों के अंदर,
تو نتیجہ تو وہی نکلنا تھا جو اس وقت آپ ہندوستان کے اندر نکل رہا ہے کہ یعنی اگر آپ بھیڑ کے اوپر بھیڑیے کی آپ کھال چڑھا دو تو بھیڑیا تو نہیں بن سکتا نا. اچھا لاسٹ سوال کا جواب دے دیں وہ یہ کہ اب انہوں نے اب دیکھیں سلامتی کونسل میں وہ غیر مستقل ممبر بن گیا تو بڑی ہاہاکار ہوئی ہے اور کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان نے اس میں صحیح سفارتی کوششیں نہیں کی تو وہاں وہ ممبر بن گیا. حالانکہ وہاں آئرلینڈ اور اس قسم کے کئی ناروے بھی ممبر ہیں تو اس سے پہلے بھی انڈیا ممبر رہا ہے. سر دیکھیے جہاں تک تو یہ اسلامک کونسل کے جو ہے نا یہ غیر مستقل جو رکن ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. پاکستان 7 دفعہ رہا ہے اس کا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو ممبر ہے. دیر از نتھنگ جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی بڑے وہ انجبے والی بات ہے یا بڑے کو پرائڈ والی بات ہے. نہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک ریجن ہے, اس ریجن کے اندر سے اس دفعہ انڈیا کا نمبر آتا تھا. فائنلی اٹ ہیڈ ٹو بی دیر اور اگلی دفعہ جو ہے وہ کوئی اور ملک وہاں پر ہو سکتا ہے. تو وہ ایسی کوئی سگنیفیکینٹ موومنٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ نہیں انڈیا نے کوئی بڑا کام ایک لحاظ سے کیا ہے. یہ سے ایک نارمل طریقے کی یہ جو موومنٹ تھی یا یہ جو ان کا حصہ بنتا تھا اس سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک لحاظ سے وہ آئے ہیں. تو یہ ہے اقبال شاہ صاحب. بہت شکریہ کرنا صاحب, بہت مہربانی, بہت شکریہ. خبر صاحب آپ نے بات سنی, اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کرا جی. نہیں تو آپ اس میں کوئی شیئرنگ کرنا چاہیں؟ نہیں میں نہیں کرتا, جو کہا وہ ماہر ہیں ٹھیک. اوکے. اچھا اب خبر نہیں ہاشمی صاحب ایک ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کہ اس وقت ستمبر میں بلدیاتی جو پاکستان کا سسٹم ہے یعنی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہتے ہیں وہ نئے الیکشن ہونے ہیں. حلقہ بندیاں کا آپ کو پتہ ہے, حلقہ بندیاں جہاں کسی کی طاقت ہوتی ہے وہ بنا لیتا ہے. کراچی کا جو سینسز ہوئے ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ریزرویشن ہیں کہ وہ کہتے ہیں 2 کروڑ کی آبادی ہے, پھر 1.5 کروڑ کی ہوگی, 2.5 ہونی چاہیے تھی. تو وہ عدالت میں جا رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے کہ یہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ جو اپنا حلقہ بندیاں ہیں یہ کراچی کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے. اور پنجاب میں بھی, لاہور میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی لوگوں کو تحفظات ہیں. جس طریقے سے حلقہ بندیاں ہوئی اور بالکل تبدیلیاں کر دی گئی. اور یہ تو آپ کو پتا کہ بڑا پرانا یہ دستور ہے کہ جو یعنی نمائندے ہوتے ہیں جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے میرے خیال میں الیکشن کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے بلدیاتی اداروں کو چلتے رہنا دینا چاہیے تھا. عمران خان کی حکومت کو بلدیاتی ادارے ختم نہیں کرنے چاہیے تھے جیسا پنجاب میں انہوں نے کیا. چلتے رہے یہ ان کا بازو بنتے. جیسے آج کل ہم وبا کا شکار ہیں تو ہم کوئی باہر سے فورس سے نہ ڈھونڈنی پڑتی. وہ یہ کہتے تھے نا کہ سابقہ حکومتوں کے نمائندے یہاں یہ بھی مصیبت ہوتی ہے نا کہ کوئی مانتا ہی نہیں, وہ عوامی نمائندے نہیں مانتے. آپ سوال کا جواب سن لیا اگر پہلے آپ نے سوال کیا میں جواب دے دوں یا نہ دوں. میں نے سوال کیا ہے, سوال سنا ہے آپ نے حلقہ بندی, میں نے یہ حلقہ بند میں نے کہا ہے کہ یہ تو کیوں ڈرے رہتے ہیں ہر وقت کے پرانے بندے منتخب عوام کے منتخب نہیں ہے. یہ جب بلدیاتی نظام کے نمائندے عوام چنتے ہیں نا تو کیوں ڈرتے ہیں جن سے؟ بلدیاتی نمائندوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو خوف ہے کہ بلدیاتی اداروں میں نواز شریف کی اکثریت نہ ہو جائے. کیونکہ یہ واقعہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ چھونیاں تک جو ہے, چھونیوں میں بھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ اکثریتی طور پہ نون لیگ نے جیتے. وہ کنٹونمنٹ کہتے ہیں, کنٹونمنٹ کے جو ایریاز ہے وہ کس نے جیتے تھے؟ نون لیگ نے جیتے تھے. تو جس نے بھی جیتے تھے اس میں کون سی بات تھی؟ تو اس کو عمران خان کا کورا میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ عمران خان سے آپ نہیں, یہی میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ڈسٹرکٹ پر عوام نے چنا ہے, وہ کسی بھی حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہونی چاہیے. لوگ حلقہ بندیوں سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ بلدیاتی اداروں سے مطمئن نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا یہ کھچڑی پکتی رہے گی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنے زیادہ انٹرنل ایشوز میں پھنس گئے ہیں. جیسے کہ کل والا واقعہ تھا مینگل والا, اور آج آزاد ارکان کی طرف سے بھی وارننگ آئی ہے اور کل کو کسی اور طرف سے بھی آئے گی. تو پتہ نہیں بلدیاتی انتخابات تک بات پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. تو جب یہ وقت ایک تو بات ماننی پڑے گی کہ جب بھی بلدیاتی جو سسٹم ہے مضبوط ہوا ہے تو وہاں سیاسی حکومتیں نہیں تھیں, جمہوری حکومتیں نہیں تھیں. یہ کیوں؟ مجھے مثال دے دیں, آپ دیکھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں, زمانے میں جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب بلدیاتی ممبر کو موری ممبر کہا جاتا تھا, آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں
جو علاقے کا شریف آدمی ہوتا تھا وہ لوگ اس کو ووٹ دے دیتے تھے. اس زمانے میں بلدیاتی انتخابات پر کروڑوں روپے نہیں لگتے تھے. بلدیاتی انتخابات میں اتنے ہی پیسے اب لگتے ہیں جیسے صوبائی اسمبلی کا آپ الیکشن لڑنا ہے. تو بلدیاتی ادارے بھی کاروباری انداز میں چلائے جاتے ہیں, مفادات حاصل کیے جاتے ہیں. تو خیر صاحب کو بات کرنے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. جی ضرور. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے.